बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। हमने फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एक मूविंग चार्ज के अंदर, और उसकी मोशन कहाँ पे है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। इसे स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा एक प्रीवियस टॉपिक रिवाइज करते हैं। हमने फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट की थी एक कंडक्टर के अंदर जो कि प्रेजेंट था परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। और जब हम कंडक्टर में से करंट पास करते थे और इस कंडक्टर को प्लेस करते थे परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो कंडक्टर के अंदर फोर्स डेवलप होती थी जिसकी वजह से वो रेल्स के ऊपर मूव करता था। और हमने इस केस में फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट की थी F इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ एल्फा। हमें ये लगा कि ये फोर्स जो है वो कंडक्टर के ऊपर लगी, लेकिन एक्चुअली जो फोर्स जो थी वो कंडक्टर के अंदर तमाम मूविंग चार्जेस के ऊपर लग रही थी जो कि एक्चुअली करंट फॉर्म कर रहे थे। तो हमने जितने भी चार्जेस मूव कर रहे थे कंडक्टर के अंदर, उनमें हर इंडिविजुअल चार्ज के ऊपर जितनी फोर्स एक्ट की, उन सब का सम निकाला इस रिलेशन के अंदर। अब हमने फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है उन्हीं मूविंग चार्जेस के ऊपर जो कि मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो हर इंडिविजुअल चार्ज पे कितनी फोर्स लगेगी? तो सिंपल सी बात है, ये थी नेट फोर्स ऑन ऑल द चार्जेस विच आर मूविंग थ्रू दिस कंडक्टर इन फॉर्म ऑफ करंट आई। तो हम इस टोटल फोर्स को डिवाइड कर दें अगर टोटल नंबर ऑफ चार्जेस पे जो प्रेजेंट हैं इस वायर के अंदर, तो हमारे पास निकल आएगी फोर्स ऑन ए सिंगल चार्ज विच इज मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो आइए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए मैं इस कंडक्टर का एक छोटा सा सेगमेंट कंसिडर कर लेता हूं इन फॉर्म ऑफ वायर विच हैव लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A। तो फिर इस वायर का वॉल्यूम जो है वो हमारे पास आ जाएगा A इंटू L। मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया को लेंथ सेगमेंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगी इसके वॉल्यूम की वैल्यू। हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे कंडक्टर के अंदर, इस वायर के अंदर पॉजिटिव चार्जेस मूव कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट फेस टूवर्ड द राइट फेस, तो वो करंट आई फॉर्म करेंगे। और जब ये वायर जो है परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस होगी तो चार्जेस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड होगी। और चार्जेस मूव कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट फेस टूवर्ड द राइट फेस, तो इनकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो है v इस डायरेक्शन में होगी। तो इन पे जो फोर्स लगेगी अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल जो हमने कंडक्टर वाले केस में अप्लाई भी किया था कि रोटेट करें अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को फ्रॉम दी फर्स्ट वेक्टर वेलोसिटी टुवर्ड द सेकंड वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड, तो इरेक्टेड थंब जो है वो शो करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स को, तो वो इस डायरेक्शन में होगी। और यही फोर्स की वैल्यू आज हमने कैलकुलेट करनी है। तो मैं इसके लिए कंसिडर कर लेता हूं कि देयर आर n नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम in this wire segment, then in this volume A into L कितने नंबर ऑफ चार्जेस होंगे? तो हम क्या करेंगे, इस वॉल्यूम को यूनिट वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ चार्जेस जो प्रेजेंट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इन वायर ए एल इंटू एन। इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। और अगर मैं अज्यूम कर लूं कि चार्ज ऑन ईच चार्ज कैरियर इज क्यू, तो टोटल चार्ज जो है इस वायर के ऊपर आ जाएगा विच इज लीविंग द राइट फेस ऑफ द वायर विल बी इक्वल टू डेल क्यू इज इक्वल टू एन ए एल नंबर ऑफ चार्जेस हैं। इसे सिंगल चार्ज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास डेल क्यू की वैल्यू आ जाएगी, जिसे हम कह सकते हैं कि ये क्या है, टोटल चार्ज कंटेन बाय द वायर सेगमेंट। अभी हमने कहा कि चार्जेस मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटी v, तो वो कितना टाइम लेंगे लेफ्ट फेस से राइट फेस तक मूव करने में? उसे मैं डेल टी के इक्वल कंसिडर कर लेता हूं। तो डेल टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। ये रिलेशन निकाला मैंने, s इज इक्वल टू वी टी हमने पढ़ा हुआ है, तो t विल बी इक्वल टू s बाय v।
where s is the distance covered by the charged particle in moving from लेफ्ट फेस टुवर्ड दी राइट फेस, जो कि एल के इक्वल है, और वेलोसिटी की वैल्यू हमारे केस में v के इक्वल है। तो दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर मैं इस चार्ज की वैल्यू को टाइम की वैल्यू के साथ डिवाइड कर दूं तो मैं करंट कैलकुलेट कर सकता हूं। तो हम करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। I इज इक्वल टू डेल क्यू बाई डेल टी। डेल क्यू हमने इक्वेशन 2 में फाइंड आउट किया और डेल टी की वैल्यू 3 में फाइंड आउट की, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो हमने देखा यहाँ पे L L से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी एन ए क्यू इंटू वी, जिसे हम इक्वेशन 4 कह देते हैं। अब यही करंट की वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं फोर्स की वैल्यू के अंदर जो कि पूरे कंडक्टर पे लग रही थी, तो हमारे पास इक्वेशंस कुछ इस तरह से बन जाएंगी। F की वैल्यू थी I L क्रॉस B, और I की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की, उसे सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास फोर्स ऑन ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L आ गई N A Q V इंटू L क्रॉस B। अब यहां पे अगर मैं V वेलोसिटी इंटू लेंथ वेक्टर L इन्हें कंसीडर करूं तो मैं इसे मॉडिफाई कर सकता हूं थोड़ा सा। तो V इंटू एल जो है वो हमारे पास आ जाएगा V इंटू यूनिट वेक्टर L इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ L, क्योंकि हमें पता है किसी वेक्टर के अंदर दो चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड उसका और साथ में डायरेक्शन। तो मैंने मैग्नीट्यूड सेपरेटली लिख लिया तो उसकी डायरेक्शन यूनिट वेक्टर की फॉर्म में क्या कर ली, रिप्रेजेंट कर ली। अब हमारे केस में वेलोसिटी की डायरेक्शन और लेंथ की डायरेक्शन जो कि हम लेते हैं करंट की डायरेक्शन में, दोनों क्या है, सेम है। तो यूनिट वेक्टर वेलोसिटी का और लेंथ का दोनों सेम होंगे, तो हम लिख सकते हैं एज यूनिट वेक्टर v इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर l। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की यहां पे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी v इंटू यूनिट वेक्टर v इंटू l। तो मैं यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ v इंटू यूनिट वेक्टर v को वेक्टर v लिख सकता हूं। तो v इंटू वेक्टर l की जगह मैं रिप्लेस कर देता हूं इक्वेशन 5 में वेक्टर v इंटू एल के साथ, तो हमारे पास इक्वेशन 5 जो है वो मॉडिफाई होके आ जाएगी एफ एल इज इक्वल टू एन ए क्यू वी इंटू एल क्रॉस बी। तो अगर मैं यहां से एल को बाहर निकाल लूं और v क्रॉस b लिख दूं तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, दैट वन इज द फोर्स ऑन कंडक्टर L, जिसे हम इक्वेशन 7 से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने स्टार्ट में कहा था कि अगर हम टोटल फोर्स जो एक्ट करती है पूरे कंडक्टर पे उसे नंबर ऑफ चार्जेस से डिवाइड कर दें तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी ऑन ए सिंगल चार्ज विच इज मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे हम यही काम करते हैं, हम टोटल फोर्स जो कि इक्वेशन 7 में निकाली उसे टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर प्रेजेंट इन दी कंडक्टर से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगी फोर्स ऑन ए सिंगल चार्ज कैरियर। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो, और यहां पर एफ एल की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास रिजल्ट आएगा एन एन से कैंसिल हो जाएगा, ए से कैंसिल होगा, एल एल से कैंसिल होगा। तो हमारे पास फोर्स ऑन ए सिंगल चार्ज विल बिकम एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, जिसमें हम एफ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। और राइट हैंड रूल कौन सा, क्रॉस प्रोडक्ट का। रोटेट योर राइट हैंड फिंगर्स फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर in shorter angle then the erected thumb will show the direction of force। अगर हम इस फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। अगर थीटा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री हो, मींस चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मूव करे मैग्नेटिक फील्ड के, तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी क्यू वी बी, क्योंकि साइन ऑफ 90 जो है वो 1 के इक्वल होता है, विच विल बी दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। दिस मींस जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर होगा तो उसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट होगी। और अगर हम एज्यूम करें कि एंगल 0 हो, मींस चार्ज पार्टिकल मूव करे पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन,
या हम इसे एंटी पैरेलल भी कंसिडर कर सकते हैं। जब एंगल क्या हो 180 डिग्री, तो दोनों कंडीशन में साइन ऑफ थीटा की वैल्यू क्या आएगी 0। तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 0 के इक्वल, विच विल बी दी मिनिमम। नो फोर्स विल बी exerted when a charge particle is moving parallel or anti-parallel to the magnetic field lines। और अगर हम फोर्स जो है कैलकुलेट करना चाहें ऑन ए प्रोटॉन, या कह सकते हैं एक पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, तो हम फोर्स की वैल्यू को लिख सकते हैं F इज इक्वल टू प्लस ई, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो हम लिख सकते हैं प्लस ई इंटू वी क्रॉस बी। और अगर फोर्स की वैल्यू निकालना चाहें किसी इलेक्ट्रॉन के लिए, तो हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू माइनस ई इंटू वी क्रॉस बी। तो प्रोटॉन के केस में डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के लिए हम राइट हैंड रूल यूज करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग अगर हम फिंगर्स को प्लेस करें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और थंब को प्लेस करें वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो परपेंडिकुलर ऑन द palm विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए राइट हैंड रूल अप्लाई कर रहे हो, तो सेम वे में करेंगे जिस तरह हमने पहले केस में किया कि फिंगर्स को प्लेस किया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब प्लेस किया वेलोसिटी की डायरेक्शन में। लेकिन पहले केस में परपेंडिकुलर ऑन दी पाम जो था, आउटवर्ड जो था, वो फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रहा था। लेकिन यहां पे क्या होगा, अब हम इनटू दी पाम जो डायरेक्शन होगी वो लेंगे फोर्स की डायरेक्शन। आइए अब हम परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है एक पॉजिटिव चार्ज को प्रेजेंट करते हैं, तो देखते हैं कि वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज v वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी के वेक्टर की डायरेक्शन ये बनेगी और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है। तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल हम अपनी फिंगर्स को रोटेट करेंगे फ्रॉम वेलोसिटी वेक्टर टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड। तो इरेक्टेड थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फोर्स जो है वो एग्जर्ट होगी अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर चार्ज की मोशन को देखें, तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा, तो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करने की वजह से उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगी और वो अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। थैंक यू।